हेलो फ्रेंड, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अभी हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आखिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं। वी टेक अ ग्लास स्लैब, हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, राइट फ्रेंड। अब यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, ए ओ कोई रे है इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, तो इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे हम नॉर्मल खींच सकते हैं। ये n1 n2, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। दिस रे, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, इस साइड भी एयर है। अब यह रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होता है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ड्यू टू विच इट रिफ्रैक्टेड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ यह सीधे न जाते हुए, यह सीधे ऐसे न जाते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये सीधे नहीं जाकर के बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब बी पॉइंट पे पहुंची या ओ डैश हम ले लें। अब इस पॉइंट पे भी आप नॉर्मल खींच सकते हो, n1 डैश n2 डैश हमने ले लिया। अब जब बी पॉइंट पे पहुंची तो बाउंड्री पहुंची है। अब ग्लास से एयर में जा रही है, एयर में लाइट की स्पीड ग्लास के कंपेरिजन में बढ़ जाती है, ड्यू टू विच इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सीधे न जाकर के क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जाएगी, राइट है, जिसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब इमर्जेंट रे को थोड़ा बढ़िया से दिखा लें। ओके फ्रेंड, अब इमर्जेंट रे को भी हम प्रोड्यूस कर लें, ये होगा इसका पाथ। तो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड, समझ में आया क्या, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक हमारा छोटा सा डिफिनेशन ये बचा हुआ था। तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है, किस तरह वो बेंड कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो किस तरह बेंड कर रही है, हमने ये सब पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। अब आइए उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट है, आइए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो टॉपिक आप पिछले वीडियो में पढ़े हो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, जब वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपीयर्स टू बी रेज्ड, यह जहां पे रखा हुआ वहां पे न लग करके ऊपर हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन समझ में आया। इसकी जगह पे आप
जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में मछलियां तैर रही हैं, तो भाई जो एक्चुअल डेप्थ है वह वहाँ पे न होकर के कुछ ऊंचाई पे हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी टेक अ एम्प्टी बीकर, ये क्या है, इसमें वाटर नहीं है, इसमें डॉटेड दिखाया गया है, तो मतलब ये पानी इसमें भरा हुआ है, राइट है फ्रेंड। तो ये एम्प्टी, पानी नहीं इसमें नहीं भरा हुआ है। एंड वी टेक अ एम्प्टी बीकर एंड प्लेस्ड अ कॉइन, ये क्या भाई, हमने एक कॉइन ले लिया। ओके, हमने एक कॉइन ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, आप फ्री हो लेने के लिए। प्लेस्ड अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर। अब आप इसे देखोगे तो भाई कहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे क्योंकि नीचे से वो दिखाई देगा नहीं। जब आप इसे देखोगे यहां से, तो सपोज ये आपका आई है, राइट है, ये आपका आई है, इधर से आप देख रहे हो, राइट है, ऊपर से देख रहे हो। तो भाई आप इसका इमेज कैसे बनेगा, जब दो रिफ्लेक्टेड रे, हम यहाँ पे रिफ्रैक्टेड पढ़ रहे हैं, जब दो रिफ्रैक्टेड रे, इस केस में देखा है, जब दो रिफ्रैक्टेड रे या जब उस ऑब्जेक्ट से रे आती हुई रे का इमेज रेटिना बनता, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। तो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ से रे कम से कम दो रे चाहिए हमें, दो रे हम ले रहे हैं, एक रे ले रहे हैं, ये सीधे आ रही है, राइट है। तो भाई ये बताइए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा नहीं, दिस रे इज गोइंग ओनली वन मीडियम, केवल एक ही मीडियम में चल रही है, इसलिए इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट जो रे है बेंड कहीं पे भी नहीं करेगी, इसका इमेज रेटिना बनेगा और ये इसका इमेज इसी पॉइंट पे बनेगा, ये मतलब इसका इमेज तो रेटिना बनेगा और यह ऑब्जेक्ट इसी प्लेस पे दिखाई देगी। ओके, ठीक है। अब भाई जैसा इस केस में देखते हैं, क्वेश्चन तो ये नहीं कहा भाई कि कोई ऑब्जेक्ट को अंडर वाटर रखें तो वह ऊपर दिखाई क्यों देती है। सपोज हम और थोड़ा सा वाटर भर लेते हैं पूरा। सपोज अब आप जो है इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, सपोज यहां से आप देख रहे हो, इस प्लेस पे आप जो इसको देख रहे हो, राइट, इस प्लेस से आप देख रहे हो, ये आई है, आप आई बढ़िया बनाएंगे। ओके, आप इस प्लेस पे देख रहे हो, तो निश्चित तौर पे तभी ये दिखाई जब इससे रे ऑफ लाइट जो है निकलेगी और उसका इमेज रेटिना बनेगा। तो आइए फ्रेंड, तो ये वाटर है, ये क्या है, दोनों का बाउंड्री है, हमने ये बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, और इसके बाद इधर क्या है, एयर है, राइट है, ये बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है, ये वाला दिख रहा है, ये वाटर है। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यह वाटर है, एक अलग मीडियम है, ये एयर है, ये अलग मीडियम है। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, दो और क्वेश्चन। तो वाटर है, तो वाटर का मतलब क्या होगा, एयर से जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, लेस होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ये एयर जो है रेयरर मीडियम है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो जब रेयरर मीडियम है तो हमने इसका डिफिनेशन पढ़ लिया है कि भाई रेयरर मीडियम हम उसे कहते हैं जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। अब पता है, मैं आपको बताया था जब लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है जिस मीडियम में, उस मीडियम में नॉर्मल से अवे बेंड करती है, जिसमें कम होती है उसमें नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, राइट है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट देख रहे हो, सपोज इस पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट से आप देख रहे हो तो दो रे आप ड्रा कर लो। सपोज आप ऊपर से देख रहे हो, सपोज आप यहां से देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड, ये आप यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हो, राइट है। तो यहां से दो रे जा रही, दोनों हम ऑब्लिकली ले रहे हैं क्योंकि हमने आपको समझाया है कि अगर हम रे लेते हैं, परपेंडिकुलर रे लेते हैं तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ रे रीचिंग एट द सेम टाइम, बेंडिंग वहां पे नहीं होगी। तो आप निश्चित तौर पे परपेंडिकुलर वाला भी लेके दिखा सकते हैं,
राइट है, दोनों केस में लेके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सपोज दिस रे, ये पॉइंट ओ है, ओ ए इज गोइंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर। इस पॉइंट ए पे जब पहुंचती है तो अब मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ पे आप नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा आपका फ्रेंड नॉर्मल रहा, n1 नॉर्मल है, n1 n2 नॉर्मल हमने ले लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यह डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये सीधे सीधे इस तरीके से न जाकर के नॉर्मल से अगेंस्ट ही जाएगी। राइट है, बिल्कुल इधर चली जाएगी। कंफर्म फ्रेंड, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। ओके, अब एक रे और खींच रहे हैं हम, मान लीजिए हम नॉर्मली हम खींच रहे हैं, बिल्कुल दिस रे falls on the surface of boundary normally, then it goes straight without refraction, बिना रिफ्रैक्ट हुए बिल्कुल सीधे ही चली जाएगी। राइट है, ये बी मान लें, ये पे सी डी मान लेते हैं इसको। अब these two रे, कौन सा, सी डी एंड ए बी, ये तो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। दिस टू रे आर डाइवर्जिंग, जब दूर दूर जाना होता है तो कहते हैं डाइवर्ज कर रहे हैं। तो भाई जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा, या तो एक्चुअली में मीट करें या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको मिला रहे हैं, तो आप कहते हैं क्या, मिलते हुए हमें अपीयर हो रहे हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे तो एक्चुअली मीट नहीं करेंगे इधर, तो हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसको पीछे जब मैं प्रोड्यूस करूंगा, दिस टू रिफ्रैक्टेड रे मीट एट पॉइंट आई, तो आई पे ही ये ऑब्जेक्ट अब ओ पे नहीं हमें दिखेगी, बल्कि ऑब्जेक्ट हमें कहां पे पता चलेगी, कहां पे है, जब हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट आई पे है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, आई पे, इस पॉइंट पे हमें इसका इमेज बनेगा आई पे। ये ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, इसका इमेज कहां बन रहा है, आई पे। तो क्या ये इससे रेज्ड है, ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने वाटर में रख दिए तो अपीयर्स टू बी रेज्ड, उसका वो क्या हमें वो ऊपर उठी हुई लगती है। क्लियर है, तो इसका आंसर अगर लिखने के लिए आ जाए भाई कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर देन रे ऑफ लाइट which strike the surface of boundary normally goes straight without refraction. Draw another ray OA which strikes boundary of two surface obliquely bends away from normal. These two rays CD and AB are diverging, hence produce backward. They appear to meet at point I dash, which is virtual image of point O. Okay, to find complete image हमने तो एक पॉइंट के लिए बनाया है, तो इसको पूरा पूरा बना लीजिए। विच इज आई इज वर्चुअल इमेज ऑफ कॉइन ओ, राइट है, विच इज अपीयर्स टू बी रेज्ड, ठीक है ना, विच अपीयर्स टू बी रेज्ड, जो कि ऊपर उठी हुई हमें लगती है। पूरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड जो ये डेप्थ हुआ, जो ये आपको डेप्थ दिख रही है, इसे हम कहते हैं, उसका कुछ नाम होगा, उसे हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ DPTH। और जो ये पूरा पूरा डेप्थ था उसे हम कहते हैं रियल डेप्थ। ठीक है ना, द डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री और सरफेस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, एंड डेप्थ ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। राइट है फ्रेंड, तो इसका आंसर समझ में आ गया, लिख डालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सेम वैसे ही। एक्सप्लेन व्हाई अ पूल ऑफ वाटर, ये पूल ऑफ वाटर है, ठीक है, हमने ये पूल बना दिया, पूल ऑफ वाटर है, इसमें हमने डॉटेड जो है वाटर दिखा दिया। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डेप्थ, हमें इसकी गहराई कम पता चलती है।
देन इट एक्चुअली, जितना इसकी गहराई है उसकी गहराई से हमें लगता है कम गहरा है, राइट है। कम गहराई होने के कारण कुछ लोग जो है चले जाते हैं और डूब जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है नहीं एकदम छिछला है। तो आखिर ऐसा क्यों लगता है, वही क्वेश्चन दिया गया है कि भाई काफी गहरा है लेकिन हम बाहर से देखें तो उसकी गहराई कम लगती है, क्यों लगती है। क्वेश्चन समझ में आया। तो ये देखते हैं, ये पूल है सपोज, ये पी क्यू इसका क्या है, बॉटम है, ये पी क्यू क्या है, बॉटम है। सपोज आप किसी पॉइंट से, हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं फ्रेंड, हम किसी पॉइंट मान लीजिए ओ से, ओ को आप देख रहे हो, क्योंकि पूरी पूरे पुल को, अरे देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही देखोगे ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे पूरे पुल के बॉटम को एक साथ देख लोगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट को आप देख रहे हो तो निश्चित तौर पे यहां से रेंज आएगी तभी आप देख पाओगे इसे। हम दोनों ऑब्लिकली ले रहे हैं, इसके पहले हमने क्या लिया था, एक नॉर्मल ले लिया था, इस केस में भी ले सकते हो सेम वैसे, कोई चेंज नहीं। तो ओ ए, अरे तो ये वाटर है, वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। इसमें क्या होगा, लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इज लेस, इसमें कम होती है। और ये क्या है, एयर है, इधर क्या है, एयर है, अरे इसके बाहर तो एयर है। ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है इन कंपेरिजन टू वाटर। तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा हो जाएगी। जब लाइट इस वाटर से एयर में आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब हम बॉटम पी क्यू को देख रहे हैं, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ को देख रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ओ टू, ठीक है ना, ट्रेवल एट ओ टू ए एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, एयर टू वाटर। तो एट दिस पॉइंट वी ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल आप खींच सकते हो, n1 डैश, ओके, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो अब जानते हो भाई कि ये सीधे न जाकर के क्या होगी, ये ऐसे सीधे न जाकर के क्या करेगी, क्योंकि स्पीड की लाइट की स्पीड क्या होती है, इसमें ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होगी तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, राइट है, ये सीधे न जाकर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब हम सपोज दूसरी रे खींचते हैं, ड्रॉ अनदर रे OB which strike the boundary of two media, air and water at point B. We can draw normal, हम नॉर्मल आसानी से खींच सकते हैं, n1 डैश, n2 डैश, ये n2 मान लीजिए इसे, ओके। एट पॉइंट B हम क्या देख रहे हैं, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयर मीडियम लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हो जाएगा, ये सीधे न जा करके क्या करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, गोज इन बी वाई डायरेक्शन, हम ले लेते हैं ये ए एक्स डायरेक्शन। दिस टू रिफ्रैक्टेड रे, कौन कौन सा भाई, ए एक्स एंड बी वाई आर डाइवर्जिंग, भाई डाइवर्ज कर रहे हैं। तो डाइवर्ज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमने इसके पहले वाले टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करें या अपीयर करती हुई, हमें मीट करती हुई अपीयर हो, तभी वहां पे इमेज बनेगा। ऐसे यहां पे भी कि जब दो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट करें या मीट होते हुए हमें अपीयर करें, जिस पॉइंट पे ऐसा होता उसी पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो निश्चित तौर पे अप साइड में, अपर साइड में दोनों रे मिलेंगी नहीं, क्योंकि डाइवर्ज कर रहे हैं, प्रोड्यूस बैकवर्ड। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तब क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस बैकवर्ड हमने बढ़ाया, इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड, दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट आई विच इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ का वर्चुअल इमेज है। अब सिमिलरली कोई और पॉइंट आप लेकर खींच डालोगे तो इसी के, इसके और इस पॉइंट से लेते हुए इसके पैरेलल ही इमेज बनेगा। तो हम पूरा ना खींच करके हम बस कह देते हैं क्या, सिमिलरली डूइंग दिस प्रोसेस वी फाइंड द बॉटम ऑफ दिस पॉन्ड अपीयर्स टू बी एट पॉइंट P डैश Q डैश which is less deep than it is actually, जितना इसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे कम डेप्थ ये हमें दिखता है, तो इस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ।
BPTH। और इस पूरे पूरे डेप्थ को हम क्या कहते हैं? रियल डेप्थ, क्योंकि एक्चुअली डेप्थ यही है। ओके फ्रेंड, तो इस समझ में आ गया भाई, पूरी पूरी डेप्थ इतनी हमें नहीं लगेगी, इतना ही पता चलेगा। और आप जाओगे तो कंफ्यूजन में, भाई कम गहरा दिख रहा है, कंफ्यूजन में जाओगे कम गहरा दिख रहा है, आप जो कूदोगे तो पता चलेगा कि आपकी हाइट से ज्यादा पानी है और आपका क्या होगा, आप उसमें डूब जाओगे। तो ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारा आई था, राइट है। ये क्वेश्चन कंफर्म हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे करिएगा फ्रेंड। और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको करना होगा जैसे अभी 2 बताया हूँ, सेम वैसे ही। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई अ स्टिक, स्टिक के जगह पे आप पेंसिल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, रॉड ले सकते हैं। अ स्टिक पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर, जिसको मान लीजिए यहाँ पे ओ ए क्या है? एक स्टिक है जिसका ओ ए पार्ट जो है वाटर, ये क्या है? वाटर में इमर्ज किया गया, डुबाया गया है। तो ये पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट, मुड़ी हुई क्यों लगती है? एट द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस है ये वाटर सरफेस है, ब्लैक वाला मार्कर, तो इसी पे पार्टली इमर्ज क्यों लगेगी? तो आइए देखते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे आप? सपोज आप इस पॉइंट को देख रहे हो, जब इस पॉइंट को देख रहे हो तो क्या होगा? 2 रे यहां से देखने के लिए 2 रे आप खींचिए, ड्रा रे AP विच स्ट्राइक द बाउंड्री अप टू सरफेस, ठीक है ना। इस पॉइंट पे नॉर्मल आप खींच लेंगे। अब ये सीधे न जाती हुई क्या करेगी? क्योंकि वाटर से एयर भी जा रही है, एयर कैसा है? रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में लाइट स्पीड बढ़ जाती है, लाइट स्पीड ज्यादा होगी तो क्या करेगा? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये PX डायरेक्शन में जा रही है। ओके फ्रेंड, अब O पॉइंट को देखने के लिए एक रे और खींचना होगा, खींच लीजिए आप, ड्रा अनदर रे OQ which is also going from water into air. So at point Q, draw normal. This ray is going from water to air, due to which it bends away from normal. Why? The speed of light in air is more than the speed of light in water. These two refracted rays PX and QI are diverging, right? Hence produce, यहां से आप देख रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका I है, इसे आप कहेंगे प्रोड्यूस बैकवर्ड, दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट I पे मिल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट यहाँ पे ना लग करके यहाँ पता चल रहा है, राइट है, यह जो है यहाँ पता चल रहा है। हेंस ज्वाइन, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डॉग पेन ही चेंज कर दे रहे हैं, मार्कर। तो आपको इसका इमेज इस यहाँ पे बनेगा, यह जो है बेंट एट, तो कह रहा है ड्यू टू विच इट बेंड या स्टिक बेंड एट द वाटर सरफेस पे बेंड करते हुए लगता है हमें, राइट है। जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम वैसे ही आपको लिखना है, और जितना भी क्वेश्चन दिया गया सबका रे डायग्राम आपको बनाना है, एग्जाम में आ जाएगा, और जो मैंने बोल के समझाया बिल्कुल वही लिखना है, राइट है। अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको लिखवा दूंगा इसको, राइट है। आइए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पे 2 लॉज हमने पढ़ा था। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या था वहां पे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां पे हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के केस में क्या है? तो पहला लॉ तो सेम वही है जो वहां पे था, बस रिफ्लेक्शन की जगह पे आप यूज करेंगे क्या? रिफ्रैक्शन। आइए आपने रे डायग्राम, ये ग्लास ब्लॉक है, ये एयर है, तो कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली जो है ओ ए या ए बी इंसिडेंट at the boundary at 2 media at point B, you can draw normal n dash, right है। अब this ray OA is going in glass where the speed of light is less in comparison to air, due to which it bends towards normal की तरफ बेंड कर जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये
ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? आप जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, राइट है। इस पॉइंट पे हमने बाउंड्री पे रख लिया इसको, बाउंड्री पे। अगर इस प्लेन में ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे, तो क्या आप नॉर्मल खींच सकते हो? तो इसी प्लेन में होगा। तो ये फर्स्ट लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे भी रे होगा वो भी इसी प्लेन में बनेगा। फर्स्ट रूल समझ में आया? फर्स्ट रूल इसका क्या है? लॉ क्या है? कह रहा है क्या? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन। ओके फ्रेंड, अब हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। ये तो सेम वैसे ही, बस केवल यहाँ पे रिफ्रैक्टेड कर दिया, वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टेड कर दिया, केवल यही डिफरेंस है। सेकेंड रूल देखते हैं। ये क्या कहता है कि सेकेंड रूल कहता है, जिसे हम स्नेल्स रूल भी कहते हैं। स्नेल्स रूल, सेकेंड रूल को हम स्नेल्स रूल भी कहते हैं। क्या कहता है? इट इज रेशियो ऑफ, क्या कहता है? रेशियो ऑफ मतलब ये हो जाएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड रूल क्या कहता है, जिसे हम स्नेल्स रूल भी कहते हैं? कहता है क्या? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REFRACTIV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मतलब ग्लास का, यहाँ पे मीडियम जहां पर आप लाइट पहुंची, ऑफ दैट मीडियम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आपको मिलता है, ये भाई कोई नंबर होगा पर्टिकुलर, क्योंकि साइन और साइन दो एंगल है, उनको उनका यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं, दो पर्टिकुलर, ये एक प्योर नंबर मिलेगा। उस प्योर नंबर को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रे पहुंची है। तो ऑफ दैट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, स्मॉल एन, ठीक है ना, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एन, राइट है, कंफर्म। कहीं कहीं भी लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, राइट है। तो हम एन से डिनोट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ? अब हम इसको समझ लेते हैं और बेटर तरीके से। क्या कह रहा है ये? साइन, तो साइन जैसे लिखते हैं, साइन इस तरीके से लिखें, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है इस साल 10th में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई, साइन आई अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? आर, साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, राइट है, ऑफ दैट मीडियम, मतलब ग्लास का, विद रिस्पेक्ट जहां, चलिए अच्छा उसको बाद में बताएंगे। ये कह रहा है, राइट है फ्रेंड, क्लियर है? ये समझ में आया? दूसरा रूल बस आपको इतने ही इसको याद रख लेना है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, राइट है। तो हम क्वेश्चन एक समझते हैं क्वेश्चन से पहले, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नाम है भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसे कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज होना है, तो हम इसको हटा दें, हमने इसको नोटेशन में आप ले लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अरे भाई ये बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस एक सिंपल मीनिंग क्या है? बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट।
या कैपेबिलिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं उस मीडियम में बेंडिंग एबिलिटी, चाहे बेंड्स टूवर्ड्स या अवे, राइट है। एग्जांपल समझते हैं। हमने ले लिया एयर, ले लिया वाटर, ले लिया हमने ग्लास, ले लिया, ठीक है। तो फ्रेंड जानते हैं इसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें लाइट की स्पीड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने बात कर लिया, मैंने कहा था उस समय कि याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि डेंसर मीडियम होगा तो इसमें लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, लेकिन इन तीनों में सबसे डेंस ये है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा बेंड करेगी तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेंडिंग एबिलिटी जिस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रे ऑफ लाइट एयर से अगर ग्लास में जा रही है, पहला केस हो सकता है, दूसरा केस एयर से वाटर में जाए। तो पहले केस में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ग्लास में आ रही है तो ज़्यादा बेंड करेगा इन कंपेरिजन टू वाटर, ड्यू टू विच हम कह सकते हैं कि भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, यानी ग्लास में ज़्यादा लाइट बेंड करेगी। तो एक सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीनिंग क्या होती है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। कंफर्म है ये? ओके फ्रेंड, तो आइए कुछ और हम टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। हमने ग्लास स्लैब ले लिया, क्या ये ग्लास स्लैब है। ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, एंगल आई 60 डिग्री है, यहाँ से आपको मिल गया। तो भाई आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बनाते हुए कोई एरिया आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आई है, तो निश्चित तौर पर एयर से ग्लास में जा रहा है, ये एयर है। पहले वीडियो में बात नहीं करा तो एयर ही मानेंगे हम। अब ये जो है रिफ्लेक्ट होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम होगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी 32 पॉइंट, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 32.7 डिग्री है, निश्चित तौर पर ये डेंसर मीडियम है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट करना है। तो आपने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स रूल, स्नेल्स रूल क्या था भाई, कहता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में लाइट गई है, जहां से आ रही है नहीं, जिस मीडियम में गई है तो ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये पूछा था। अब आपको आगे दिया है साइन 60 की वैल्यू दिया कितना है, साइन 60 की वैल्यू, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड। अब इस फिगर को हम हटा दें, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन आई। आई की वैल्यू रखते हैं हम, आई की वैल्यू कितना दिया है 60 हमने रख लिया 60 डिग्री अपॉन साइन एंगल आर की वैल्यू कितना है 32.7। अब इसकी वैल्यू आपको दिया है 60 की वैल्यू कितनी है 0.866 अपॉन साइन 32.7 की वैल्यू कितनी है 0.540। फ्रेंड इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको नियर अबाउट मिल जाएगा इसका आंसर 1.6। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन रेडियन ऊपर होगा तो रेडियन नीचे भी होगा, इसका डिग्री यूनिट रेडियन, इसका भी रेडियन, हम दोनों कैंसिल कर लेंगे तो मिलेगा क्या, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी, प्योर नंबर होगा। ओके फ्रेंड, तो ये रहा एक जो अभी पढ़ाया था स्नेल्स रूल, उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि बताइए डायमंड क्यों साइन करता है, चमकता क्यों है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी और उस पर डिपेंड क्वेश्चन।
ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर क्वेरी आपकी क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।